राम दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी के YouTube चैनल क्राइम ऑन एफएम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप सभी भी पुलिस के कार्यशैली पे कहीं ना कहीं उंगली उठाएंगे और अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास रखेंगे। दरअसल दोस्तों, 3 जुलाई 2009 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। पुलिस वाले फ़ोन करता है कि साहब, एक एसआई का सर्विस पिस्टल लेके 3 बदमाश भाग रहे हैं, और वो भी किस तरफ भाग रहे हैं? जिस तरफ हमारी भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह की पाटिल, उनकी काफिला जिधर आने वाली है उधर वो लोग पिस्टल लेकर भाग रहे हैं। हो ना हो कहीं वो लोग बड़ी घटना को अंजाम ना दें। फिर कुछ देर के बाद अचानक से फ़ोन आती है कि साहब, कि आप सब हमको और पुलिस बल भेजो ताकि हम उन लोग को जल्दी से जल्दी पकड़ लें। पुलिस बल इकट्ठा होती भी है, और अचानक फिर तीसरा फ़ोन कंट्रोल रूम में आता है कि साहब, हम लोग चिंता की बात नहीं है, अब हम लोग ने उस जो बदमाश था उसको मार गिराया। उसके साथ जो दो उसके सहपाठी थे वो बच निकले, लेकिन हम लोग ने एक जो मेन जो हथियार लेकर था बदमाश, उसको हम लोग ने मार गिराया है। और ये खबर सुनते ही पुलिस महकमे में काफ़ी ज़्यादा उस जो आला अधिकारी थे उनकी प्रशंसा होने लगी। वहाँ की सरकार भी उनकी पीठ थपथपाने लगी। जो उनके ऑफिसर थे वो भी उनकी सपोर्ट में आ गए कि बढ़िया काम किए हो, प्रोत्साहन दिए लोग। लेकिन जब अगले दिन 4 जुलाई को कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कटिंग आती है कि पुलिस वालों ने इतना त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं ना करते हुए एक बदमाश को मार गिराया। अगर शायद बदमाश को मार ना गिराते तो हो सकता था कि राष्ट्रपति की काफिला में कुछ घटना को अंजाम आ जाए, कुछ बुरा घट जाए, और यहाँ से काफ़ी वाहवाही होती है पुलिस की। और एक खबर धीरे धीरे फैलते 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 पूरे उत्तराखंड से फैलते हुए दिल्ली, बनारस, बिहार, झारखंड, चारों तरफ ये खबर जाती है। यूपी सगरों चारों तरफ ये खबर पसर जाती है। वहीं एक तरफ इस खबर को सुनने के बाद पूरे लोग एकदम खुशी से वाहवाही थे, पुलिस की कार्यशैली की काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे कि हमारी पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है कि इतनी त्वरित कार्रवाई की। लेकिन एक तरफ जो कि यूपी के यूपी के एक रविंद्र सिंह नाम के थे, जो कि शालीमार गार्डन गाजियाबाद में रहते थे, उनके पास भी न्यूज़ की रिपोर्ट जाती है। न्यूज़पेपर में देखते हैं जब ये छपा हुआ बदमाश का फोटो, तो वो रोने लगते हैं। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि फोटो किसी और का नहीं बल्कि उनके पुत्र रणवीर सिंह की फोटो थी। ये देख के पूरे रोने लगे रविंद्र सिंह और उनके फैमिली। और ये लोग को, जो रविंद्र सिंह थे, अपने बच्चे पे इतना भरोसा था कि मेरा बच्चा बदमाश नहीं है। वो इस बात को पूरा अपने जितने भी गाजियाबाद के लोग थे, उनके आसपास के इलाका जितने लोग थे, उनके साथ एकत्रित होकर वो सीधे उत्तराखंड के जाते हैं। उत्तराखंड जाते हैं और पुलिस से बोलते हैं कि ये बताओ कि मेरे बेटा कहाँ है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके बेटे की पोस्टमार्टम हो रही है। वैसे 3-4 जुलाई बीतते बीतते 5-6 जुलाई तक हुआ। कैसे बहुत मेहनत करने के बाद रविंदर सिंह को अपने बेटे की डेड बॉडी की प्राप्ति हुई। लेकिन जो रणवीर सिंह के पिताजी थे रविंदर सिंह, उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं खटक रहा था कि मेरा बच्चा बदमाश नहीं है, और वो धरना प्रदर्शन पे उत्तराखंड में बैठ जाते हैं। पुलिस को शायद ये बात रास नहीं आई और पुलिस उन पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कुछ मीडिया बंधु भी थे, उन्होंने इस बात को कवरेज किया और अगले दिन इस बात को न्यूज़पेपर में उन्होंने प्रकाशित किया। एक दिन पहले, जबकि पुलिस की वाहवाही हो रही थी कि पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया, और एक तरफ वहीं एक ऐसी खबर आई कि उसी दिन एक पिता जो प्रदर्शन में बैठा था अपने बेटे की मौत को लेके, सस्पेंस वाली मौत को लेके, और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और ये बात जानने की इच्छा पूरे देश में धीरे धीरे फैल गई, और चारों तरफ पूरा उत्तराखंड में जहाँ तहाँ प्रदर्शन होने लगा पुलिस के खिलाफ। ये बात आगे जाते जाते ये मीडिया इस बात को काफ़ी अच्छे से कवरेज किया, और कवरेज करने के बाद नतीजा ये हुआ कि जो रविंदर सिंह थे उन्होंने एक रिपोर्ट दायर कर दी पुलिस के खिलाफ।
और ये कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों उत्तराखंड से। दरअसल ये दोस्तों 4 जुलाई 2009 को न्यूज में एक खबर छपती है कि एक तरफ पुलिस की कार्यशैली पे वाहवाही और एक तरफ इन्होंने एक अनजान इंसान को मार गिराया है। और जब रविंदर सिंह थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए तो उन्होंने ये चीज़ का जिक्र किया कि मेरा बेटा अपराधी छवि की नहीं था, बल्कि वो MBA का स्टूडेंट था और पास आउट करने के बाद 3 जुलाई को, जिस दिन प्रतिभा देवी सिंह जी का पाटिल का काफिला गुजरना था उस रोड से, जोली ग्रांट से मसूरी के लिए उनकी जो काफिला थी जाने वाली थी, तो उसी 3 जुलाई को इसकी MBA कंप्लीट होने के बाद उत्तराखंड से कॉल आया था कि आप आओ यहाँ पे नौकरी करो। तो ये 2 जुलाई को गाजियाबाद से अपने घर से निकला हुआ था उत्तराखंड के लिए और 3 जुलाई को इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा निकलने के बाद ये अपने दोस्त राम कुमार था इसका दोस्त, उसको कॉल करता है, बोलता है कि भाई मेरे बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है, कि इंटरव्यू करने वाले बोले कि लेट क्यों करते हो, अब 4 तारीख को चाहो तो आके ज्वाइन कर सकते हो, चलो कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं। वहीं जो राम कुमार था उसका एक और इन लोग का जो करीबी दोस्त था एक अशोक को राम कुमार फ़ोन करता है, बोलता है कि अशोक कहाँ हो, कि चलो रणबीर के साथ हम लोग घूमने चलते हैं। अशोक रूम पे एक्चुअल में उसमें था नहीं और वो बोल रहा है चलो भाई हम लोग आते हैं, आप लोग चलो। ये दोनों रणबीर और जो राम कुमार थे दोनों निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये लोग वही रोड जोली ग्रांड रोड से गुजरते हैं। तब तक एक वहाँ पे जो वहीं पे जो एक चौकी इंचार्ज थे, आड़ा घर के चौकी इंचार्ज थे जेडी भट्ट ने इन लोग की गाड़ी को रोका तो बोला कि आप लोग देखो इस रोड से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति की काफिला आने वाली है, ये इलाका काफ़ी VVI इलाका हो गया है। तो जो उसका रणवीर का दोस्त राम कुमार था तो बोला कि हम लोग अभी आने में लेट है, हम लोग अब जाने दीजिए। तब तक इन लोग के बीच कन्वर्सेशन चल ही रही थी। तब तक एक जो वहाँ पे पुलिस वाला था आके राम कुमार के बाइक पे जोरदार से डंडा मारा जोरदार से। तो ये लोग जो राम कुमार और रणवीर थे तो वो क्या हुआ कि उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि गुस्सा आया कि आप डंडा क्यों मारे। और एक्चुअल में राम कुमार को पुलिस वाले ने एक थप्पड़ लगा भी दिया था। और थप्पड़ लगाने के बाद ये चीज़ कहीं ना कहीं जो रणवीर थे इसके मन में खटक गया कि थप्पड़ क्यों मारा। और उसने क्या किया, जो जेडी भट्ट थे उसको उन्होंने थप्पड़ मारा। और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने देखा कि पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे कम है, तो वहीं पे ये दोनों इसको मारना शुरू कर दिए। तो संजोग से जब ये दोनों मार रहे थे पुलिस वाले को, तब तक जो अशोक था वो भी उसी रोड पे आके पहुंचा। तो ये लोग वहां तीनों आदमी एकत्रित हो गए। जब ये देखा कि पुलिस वाले को मार दिए तो वहां से बच निकलने के लिए ये तीनों भागने लगे। तीनों जब भागने लगे तो जो रणवीर और राम कुमार थे और अशोक, रणवीर क्या हुआ कि यहीं पर रह गया और अशोक और राम कुमार भाग निकले। उसके बाद पुलिस वालों ने, पुलिस के अंदर भी पूरा गुस्सा था अंदर से कि ये थप्पड़ कैसे चला दिया। ये उस जो रणवीर को पकड़ा और सीधे थाने ले जाने के बाद उसको दम भर पीटा, जितना हो सका टॉर्चर किया। और पुलिस पूरा वहाँ के जो चौकी में था, जितना इलाका था चौकी इंचार्ज का, वहाँ पे पूरे आसपास के इलाके में ये बात फैल गया था कि फलाने ने थप्पड़ जड़ा है। और ये बात काफ़ी पुलिस वालों में रोष की भावना आ गई और जो जाता था उसके ऊपर रणवीर के ऊपर कस्टडी में हाथ साफ कर लेता था। रणवीर बेबस था, बता नहीं रहता कि मतलब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको जो जाता था मारता था। और उसके बाद कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। 18 पुलिस वाले थे। 18 पुलिस वाले एक जगह एकत्रित होते हैं और सीधे जो इतना मार देते हैं ना रणवीर को कि उसको देखते हैं कि अब शायद बच नहीं पाएगा। तो एक वो लोग वहीं पे आइडिया क्रिएट करते हैं कि कैसे इसको कुछ किया जाए कि हम लोग का शरीर सेफ हो जाए। अगर ये थाने में मरता है तो हम लोग ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये क्या, जो 18 लोग थे ये सब एक अपना प्लानिंग किए और रणबीर को ले गए।
रणवीर को ले जाने के बाद इन्होंने 22 गोली मारी, 22 या 23 गोली मार दी। उसके बाद जब जो रणवीर की लाश थी तो उसकी पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम उसकी 15 जुलाई 2009 को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वहीं पे पुलिस वाले भी घिर गए और काफ़ी लोगों में आक्रोश हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 22 या 23 गोलियां थी और 28 चोट के निशान थे। जब पुलिस वाले ये बात बोले कि हमने उसका इनकाउंटर कर दिया, जब इनकाउंटर किए आप तो 22 और 28 चोट के निशान आ कहाँ से गए? यहीं पे कहीं ना कहीं पुलिस वाले घिर गए और ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब जांच के ये मामला अंदर आया तो जो रणवीर के पिताजी थे रविंदर सिंह, उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस पे विश्वास नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सीआईडी से जांच कराओ, सीबी से जांच कराओ। लेकिन उनको ये भी भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने इस केस को सीबीआई को देने के लिए सरकार से गुहार लगाई और सीबीआई ने ये केस को 21 जुलाई 2009 को अपने हाथ में पूरी तरीके से ले लिया। पूरी तरीके से जब ले लिया तो सीबीआई ने अपना जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जांच पड़ताल में सीबीआई ने सबसे पहले देखा कि जो रणवीर था वो बागपत की ठेकड़ी गांव का रहने वाला था और उसके फैमिली वाले अभी फिलहाल वो शालीमार गार्डन गाजियाबाद में रहते थे। ये शालीमार गार्डन में ये लोग रहते थे और जो रणवीर था काफ़ी होशियार और इंटेलिजेंट बच्चा था और ये एमबीए कंप्लीट करने के बाद 3 जुलाई को इसका इंटरव्यू था देहरादून में और ये लड़का गाजियाबाद से 2 जुलाई 2009 को ही ये अपने घर से रवाना हुए थे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू देने के बाद इसकी ज्वाइनिंग के लिए 4 तारीख को डेट आ गई थी और ये उसी खुशी में पार्टी मनाने के लिए दोस्तों के साथ निकल रहा था। तब तक पुलिस वाले ने इसके ऊपर झूठा एक षड्यंत्र रच के और इसको गोली मारा और इसके शरीर के ऊपर निशान दिया। कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में गुस्सा के कारण, रोष के कारण ये था जो कि थप्पड़ मारा था पुलिस वालों को। इसी बात से आक्रोशित होकर जो जेडी भट्ट था और उसके जो सहपाठी लोग थे इस घटना को अंजाम दिए। वहीं सीबीआई ने 6 जून 2014 को चार्जशीट दाखिल किया। चार्जशीट दाखिल करने के बाद 6 जून को सीबीआई सब वो जितने उसके साथ जेडी भट्ट के साथ 18 आदमी थे उन लोग को आरोपी साबित कर दिया। आरोपी साबित करने के बाद जो रणवीर के पिताजी थे तो एक गुहार लगाए कोर्ट से कि इस जो जितनी जांच चल रही है आप इसको उत्तराखंड में ना करा के आप इसको दिल्ली ट्रांसफर करो। हुआ कुछ ऐसा भी, सरकार ने उनकी बात सुनी और इस केस को सीधे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। जब ये केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो 11 दोषियों को, जो 11 पुलिस वाले थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दी। बरी करने के कारण ये था कि उन लोगों के खिलाफ जो ठोस सबूत नहीं मिल पाया, वो लोग इन्वॉल्व साथ में थे, लेकिन 7 जो पुलिस वाले थे उनको कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। दोस्तों, शायद हमारे इतिहास में ये पहली ऐसी घटना होगी जो एक साथ 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई हो। ऐसी कहानी सुनने के बाद दोस्तों हम लोग के मन में एक कशिश कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी आती है कि पुलिस अपनी कार्य को अच्छी तरीके से ना करके किसी अनजान व्यक्ति को, किसी निर्दोष व्यक्ति को मार देती है। दोस्तों, जो रणवीर था कहीं ना कहीं अपने गाजियाबाद से निकल के एमबीए कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था और अपने परिवार के भरण पोषण करने वाला था और आज वो एक पुलिस की गलती के चलते उसके घर उजड़ गई। इसलिए दोस्तों, आप सबसे अनुरोध करेंगे कि पुलिस अपने काम पे फोकस करे। पुलिस वाले जितने महकमे उनसे अनुरोध करेंगे आप अपने काम पे सही तरीके से जांच करें और फिर कोई कार्रवाई करें। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरी ये पहल अच्छी लगी हो तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दबा के शेयर करो। थैंक यू।